नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। प्रदूषण पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। विशेष रूप से जैसे जैसे जाड़े का मौसम आता है तो महानगरों के लिए ये एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है। 2021 का एक आंकड़ा है जिसके अनुसार पूरे विश्व में लगभग 8.1 मिलियन लोग केवल वायु प्रदूषण की वजह से अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। वहीं अगर भारतवर्ष की बात करें तो यह आंकड़ा 2.1 मिलियन के आसपास पहुंचता है। केवल भारत के 10 शहरों में प्रतिवर्ष 33,000 लोग वायु प्रदूषण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं केवल दिल्ली शहर की बात करें, दिल्ली की बात करें तो 12,000 मौतें हम कह सकते हैं केवल वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में होती हैं। अब इसी बीच में GRAP अर्थात ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका एक संशोधित, इसको अपडेटेड करते हुए संशोधित रूप 8वीं बार संशोधित किया गया है। इसको इस वर्ष की अगर बात करें तो उसको सामने लाया गया है और उसमें कुछ नियम, कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि इस प्रदूषण की समस्या से, इस वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि GRAP क्या है, इसके अन्य पक्षों को समझेंगे, उन बदलावों को समझेंगे और साथ साथ जो चुनौतियां इसके सामने हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, वीडियो को समझेंगे उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच यूपीएससी से संबंधित जो है वो हमारी सभी शाखाओं में प्रारंभ हो रहा है। उसकी तिथियां और समय आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का जो बैच है वो सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है 11:30 बजे। वहीं प्रयागराज में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है 11:15 बजे से। वहीं जयपुर में आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच जो है 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। लखनऊ शाखा की बात करें तो हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 18 अक्टूबर से सुबह 11:30 बजे प्रारंभ हो रहा है। इंदौर में ये बैच प्रारंभ हो चुका है लेकिन एडमिशन इसके लिए ओपन है। तो ये सूचना थी। अब शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे संबंधित कोई भी अगर और सूचना आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। इस पर आप किसी भी प्रकार की अन्य क्वेरी को अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर आप विस्तार से इसको जान सकते हैं। बात हम वीडियो की करेंगे, उससे पहले समझें कि आज के इस वीडियो की रूपरेखा क्या होगी। तो बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इस बात को समझने के साथ हम समझेंगे वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है, इसकी वजह से ये मामला कितना गंभीर होता है, इस पर नजर डालना कितना जरूरी है, परीक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। क्या है GRAP, इसको समझेंगे, क्या हुआ है संशोधन, इसको भी देखेंगे, उन चैलेंजेस पर एक नजर डालेंगे, वो चुनौतियां क्या है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी जिम्मेदारी आप पर देंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम की अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर और चर्चा में क्यों है, तो खबर डाउन टू अर्थ की है और इसी के आलोक में जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा बताया, इन आंकड़ों को यहां पर दिखाया गया है और ऐसे में 17 सितंबर 2024 को यह संशोधित रूप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसका जारी किया गया है और 1 अक्टूबर से यह प्रभावी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अर्थात GRAP। तो देखिए GRAP वास्तव में क्या है, ये आपातकालीन उपायों का एक समूह है। अर्थात जब ऐसी कंडीशन आएगी कि प्रदूषण की स्थिति बढ़ेगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, तो उस आपातकाल की सिचुएशन में क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए ये एक प्लान है, एक्शन प्लान है। और दिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में अगर जब गिरावट आएगी तो उसको रोकने के लिए ये तब लागू किया जाएगा जब प्रदूषण एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है। अब उस निश्चित सीमा की अगर बात करें तो उस निश्चित सीमा को पहले उसका मानक कुछ और होता था, आज के समय में उसका मानक कुछ और होता है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर उसको देखा जाता है। पहले वहीं इसको जो पार्टिकुलेटेड जो मैटर होता था अर्थात PM2.5 से लेके PM10 तक का जो सांद्रता स्तर होता था उसके बीच में इसको उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। अर्थात जो पार्टिकल का आकार है 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच होता था, तो उसके आधार पर इसका विभाजन होता था। लेकिन फिलहाल इसका विभाजन किसके आधार पर होता है, तो फिलहाल इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। इसको कानूनी मान्यता कब मिली, तो कानूनी मान्यता, इसको एक केस था MC मेहता बनाम भारत संघ केस 2016 का। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और आधिकारिक रूप से 2017 में इसको मान्यता मिली जब इसको अधिसूचित कर दिया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसका कार्यान्वयन कौन करता है, अगर कार्यान्वयन की बात करें तो 2021 से इसका कार्यान्वयन करता है CAQM अर्थात वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। लेकिन इससे पहले कौन करता था, अगर 2020 पर नजर डालें तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो नियुक्त होता था वो कौन करता था, तो वो देखिए यहां पर EPCA पहले करता था, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण जो है
वो पहले करता था, राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने के लिए आदेशित करता था, लेकिन बाद में इसको भंग कर दिया गया 2020 में। EPCA जब भंग हुआ, भंग होने के बाद इसके स्थान पर फिर से वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग यानी CAQM ये अब इसका कार्यान्वयन करने का काम करता है, अपनी जिम्मेदारी को ये निभाता है। अब इसकी भूमिका जो होती है, CAQM की जो भूमिका होती है, उसमें कुछ लोग इसको सहायता भी करते हैं। कौन करता है? तो इसमें देखिए, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान अर्थात IITM और भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD के द्वारा इसको वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है उसको जानने में ये सहायक होते हैं, उसके हम कह सकते हैं कि सहयोगी होते हैं। अब देखिए, इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है, कैसे हम जानेंगे कि कंडीशन खराब हो रही है, तो उसको विभाजन किया गया है, अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया है। तो इसके जो संशोधित उपाय हैं उसके तहत इसके चरण बनाए गए हैं। तो पहले चरण की अगर बात करें, जब एयर की जो क्वालिटी होगी, जो AQI देखा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि पुअर एयर क्वालिटी होगी। पहला चरण जो होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में 201 से 300 के बीच में जो परास है वो दिखाई देगा, तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाएगा कि यह खराब वायु गुणवत्ता का जो है वातावरण बना हुआ है। और ऐसी कंडीशन में चरण 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें क्या कार्यवाही होगी? तो इस समय जितने भी पुराने डीजल पेट्रोल वाहन हैं, जिन पर NGT या सुप्रीम कोर्ट या अन्य के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस समय लागू करने के बाद यहां पर की जाएगी, उसके तहत यहां पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं जब चरण 2 में हम आएंगे, जब बहुत खराब वायु गुणवत्ता होगी, वेरी पुअर कंडीशन आएगी, AQI 301 से 400 परास के बीच में होगा, तो यहां पर कुछ ऐसे निश्चित क्षेत्र होंगे जो कि हॉटस्पॉट है, जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है, उसको हॉटस्पॉट के रूप में देखेंगे। तो वहां पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा चरण जब दिखाई देगा, वेरी पुअर कंडीशन होगी, तब। वहीं तीसरे चरण की बात करें, जब गंभीर वायु गुणवत्ता होगी, मतलब AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 401 के परास को पार कर जाएगा और 450 के बीच में रहेगा, तो जो इसको सीवियर कंडीशन हम कहेंगे। यहां पर क्या किया जाएगा, जो BS3 अर्थात भारत स्टेज 3, जो कि उत्सर्जन मानक का एक आधार है भारत में, BS3 और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर भी सख्त प्रतिबंध कार्यवाही के रूप में लगाया जाएगा। अर्थात BS3 के जो पेट्रोल की गाड़ियां होंगी और BS4 के जो डीजल के 4 पहिया वाहन होंगे, उन पर भी यहां पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है। साथ ही साथ इस कंडीशन में जब सीवियर कंडीशन होगी, तो कक्षा 5 तक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसको भी बंद करने के लिए भौतिक कक्षाएं निलंबित कर दी जाएंगी, ऑनलाइन की व्यवस्था होगी तो पढ़ाने की बात कही जाएगी। वहीं चरण 4 जो है वो इससे भी आगे की स्थिति है, ये गंभीर स्थिति है, सीवियर प्लस कंडीशन है, जब AQI 450 से भी अधिक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, CNG वाहन होंगे और BS6 डीजल वाहन होंगे, अब उन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अर्थात इसके अलावा बाकी जो वाहन होंगे, दिल्ली के बाहर पंजीकृत 4 पहिया वाहन होंगे, उनको शहर में प्रवेश करने से रोकने की बात कही जाती है यहां पर। अर्थात उनको रोक दिया जाएगा, दिल्ली में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये प्रोविजन इसके अंतर्गत है। अब पहले की स्थिति क्या थी, देखिए थोड़ा सा अंतर था। पहले ये था कि हम हवा की गुणवत्ता लगातार 3 दिनों तक देखते थे, और जब वो खतरनाक स्तर पर हमको लगती थी, तब इस प्लान को लागू किया जाता था। अब नई प्रणाली में क्या है, नई प्रणाली में यह होता है कि अगले 3 दिनों के लिए प्रदूषण के स्तर का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। मतलब पहले ही पता चल जाता है कि आगे के 3 दिनों में कैसा होगा। तो इसकी वजह से अब ये हम करते हैं कि हम पूर्वानुमान के आधार पर ही अगले 3 दिनों के लिए पहले कदम उठा लेते हैं। तो ये अंतर है पहले की स्थिति और अब की स्थिति में। अब ये कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि पूर्वानुमान लगाने में ये जो संस्थाएं हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जिसको IITM हम कहते हैं, साथ ही IMD भी इसमें सहायता करती है, साथ ही हम कह सकते हैं CAQM भी सहायता करता है। तो इसकी वजह से पूर्वानुमान की स्थिति हमको पहले पता चल जाती है कंडीशन, तो ये हम पहले ही इस व्यवस्था को कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को आगाह कर सकते हैं। अब क्या हुआ है संशोधन, इस संशोधन पर नजर डालें तो देखिए, जो डीजल वाहन हैं, विशेष रूप से डीजल वाहनों पर सख्त कदम उठाया गया है। खास करके GRAP के संशोधित चरण 3 के तहत जो मध्यम माल वाहन हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और दिल्ली में पंजीकृत BS3 या उससे नीचे के जितने भी डीजल चालित मध्यम माल वाहन हैं उन पर भी प्रतिबंध की बात यहां पर की गई है। साथ ही साथ उन वाहनों को छोड़ दिया जाएगा जो कि कुछ आवश्यक वस्तु या सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। जरूरी काम से जाने वाले जो वाहन होते हैं, जैसे मेडिकल सेवा में कोई लगा हुआ है, किसी मरीज को एम्बुलेंस ले जा रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। दिल्ली के बाहर जितने भी पंजीकृत BS3 और उससे नीचे के डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहन हैं, जो माल वाहक हैं विशेष रूप से, उनको दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह भी एक खास बात है। और जब तक कि वे आवश्यक वस्तुएं या सेवाओं के लिए अगर बने हैं तो उनके लिए छूट है।
बाकी अगर ऐसे सामान्य मालवाहक हैं तो उनको दिल्ली के बाहर अगर पंजीकृत है, BS3 है या उससे नीचे के हैं तो उनको, अगर वो डीजल से चलते हैं और हल्के वाणिज्यिक वाहन है, मालवाहक हैं, तो दिल्ली में प्रवेश की अनुमति उनको नहीं है। साथ ही अंतरराज्यीय बसों के लिए भी इसमें नियम बने हैं। केवल इलेक्ट्रिक बसें, CNG या BS4 क्षमा करिएगा BS6 डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली जितने भी बसें होंगी, जो पर्यटन से संबंधित बसें होती हैं, जिनको अखिल भारतीय पर्यटन की परमिट मिली हुई होती है, उन बसों को, टेम्पो ट्रेवलर को इस नियम से छूट यहां पर दी गई है। अब नए संशोधन में जनरेटर के ऊपर भी बात कही गई है। कहा गया कि जो डीजल जनरेटर सेट होता है, जो DG होता है, उस पर भी प्रतिबंध की बात कही गई है। यह कहा गया है, अब उसकी क्षमता आप देख लीजिए, 62 kV से 800 kV तक के जितने DG सेट हैं केवल तभी चलाए जा सकते हैं अगर दोहरे ईंधन मोड में चल रहे हो या उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण उसमें लगा हो। मतलब वो ऐसा ना हो कि धुआं फेंका जा रहा है, उत्सर्जन लेवल उसका बहुत ज्यादा हाई है, उसमें इस प्रकार की डिवाइस लगी हो कि उत्सर्जन नियंत्रण करने के लिए बना हो। बहुत ज्यादा धुआं अगर फैलाने वाला है और इस पावर के अंतर्गत वो आता है तो उसको भी अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही उच्च AQI स्तर पर कड़े नियम लगाए गए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत इमरजेंसी की कंडीशन में आपको इन डीजल से चलने वाले जनरेटरों में आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज ये भी प्रोहिबिटेड किए गए हैं, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सवाल यह है कि ये नियम तो बना दिए गए, लेकिन इन नियमों के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, तो एक नजर डालते हैं उन चुनौतियों के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध की बात तो की जा रही है कि जितने भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे कोई चीज, उस पर भी प्रतिबंध की बात इसके अंतर्गत की गई है। लेकिन सवाल यह है, चुनौती यह है कि जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाएं हैं उनको आपने आपात स्थितियों में छूट दे दी गई। अब आपके द्वारा छूट दे दी गई। अब इसमें यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ की कंडीशन खराब है, हम चरण 3 में पहुंच गए हैं, लेकिन आपात स्थितियों के निर्माण कार्य को अगर नहीं रोका गया, सपोज दैट मेट्रो का काम है, वो अगर चल रहा है, तो उस प्रदूषण को कैसे आप नियंत्रित करेंगे? तो ये एक पहली चुनौती है। दूसरा है कि हितधारकों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, समन्वय की कमी है। सपोज दैट अगर 3 लोगों के बीच कोई पॉलिसी टकरा रही है, उसमें दिल्ली सरकार भी हो सकती है, यहाँ का नगर निगम हो सकता है, इसके अलावा यहाँ का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। अब तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भी ये एक समस्या के रूप में, यहां पर एक चुनौती के रूप में हमको दिखाई देता है। साथ ही साथ वाहन उत्सर्जन पर अंकुश की कठिनाई है। सवाल यह है कि अभी जो PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो PUC सर्टिफिकेट एक प्रकार का औपचारिकता बन के रह गया है। हम ये इस बात को तय ही नहीं करते हैं कि कौन सा वाहन ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। हम सीधे सर्टिफिकेट, एक औपचारिकता बन गई है, सर्टिफिकेट है तो भले ही प्रदूषण फैला रहा हो वाहन, उसकी जांच नियमित नहीं हो पाती है, उसका कोई मानक तय नहीं हो पाता है। तो वाहन उत्सर्जन पर अंकुश की एक कठिनाई सामने आती है। रिमोट सेंसिंग डिवाइस का उपयोग जो हम बात कर रहे हैं, जिसको करने की, जिसके परीक्षण की, जिसको लागू करने की, तो BS3 और उससे नीचे के वाहनों की जिससे पहचान हो सकती है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो ढांचा है उसको विकसित करने की भी जरूरत पड़ेगी। पुराने वाहनों की भी एक समस्या है। अब देखिए, पुराने वाहनों की अगर बात करें तो केवल 89% वाहन ही ऐसे हैं जो कि BS4 या BS6 मानकों का पालन करते हैं। अभी भी 11% ऐसे वाहन हैं, ऐसे पुराने वाहन हैं जो BS4 से पहले के हैं, अर्थात भारत स्टेज से पहले के हैं, जो कि उत्सर्जन मानक के अनुसार प्रदूषण फैलाने की स्थिति में है। तो ये भी एक चुनौती है। प्रत्यक्ष संचार प्रणाली की कमी है। अगर कंडीशन खराब होती है, वायु की गुणवत्ता खराब होती है, हमको पूर्वानुमान लग गया, लेकिन अब हम सूचना कैसे भेजेंगे लोगों तक? तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा प्रत्यक्ष संचार प्रणाली का एक तंत्र होना चाहिए कि लोगों के पास सूचना तुरंत इंडिविजुअली भी पहुंच सके। SMS की प्रणाली हो सकती है वो, कि अगर पता चल जाए कि कल इस प्रकार का खतरनाक मौसम होने वाला है जिसका हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके लिए हम पहले से लोगों को आगाह कर दें कि आप मास्क लगा के निकले, कल की क्वालिटी इंडेक्स में इतनी गिरावट आने वाली है। तो इसकी कमी है। दूसरा यह है कि जन जागरूकता की भी कमी है। अगर हमें पता चल जाएगा कि अगले 3 दिनों का मौसम प्रदूषण के लिहाज से खराब रहने वाला है, तो हम लोगों को अगर पहले से जागरूक कर दे इस संचार प्रणाली के माध्यम से, तो लोग ऐसी गतिविधियों को कम करेंगे जिससे कि प्रदूषण और बढ़ता है। सपोज दैट लोग, जैसे अलाव जलाने की बात होती है, जाड़ों में यह समस्या हर घर के आसपास आपको दिखाई देता है। खुले जगहों पर जो कूड़े के ढेर हैं उसमें आग लगा दी जाती है। तो इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो हम निजी वाहन है उसके प्रयोग को कम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो जागरूकता है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। उसकी वजह से हम GRAP लागू होने के बावजूद जो नागरिक की तरफ से कदम उठना चाहिए वो नहीं उठ पाता है, और उसको हम और बेहतर कर सकते हैं। तो अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है, जिसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में अपेक्षित रखते हैं आपसे। GRAP की कार्यान्वयन के लिए 2021 से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विकल्प आपके सामने है NGT,
EPCA, CAQM या CPCB? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।